जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन YouTube चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 9वीं वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि जैसा कि आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, जिसका पहला पेपर आपका हिंदी का यहाँ पर रहने वाला है। इसलिए हम लेकर आ चुके हैं मैराथन बैच 2025-26, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके हिंदी एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छे नंबर से पास करा सकते हैं, इसलिए फुल वीडियो को वॉच करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो में कमेंट करें कि आपको अगले कौन से सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले आपको अलंकार याद करना है। अलंकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% पेपर में आता ही है। ठीक है, तो अलंकार याद करना है। अलंकार क्या होते हैं इसको देखते हैं हम। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपमा अलंकार। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। और इससे हम यहाँ पर शब्दालंकार को क्या बोलते हैं, या शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार मतलब शब्द और अर्थ दोनों के कारण यहाँ पर दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, इसे उभया उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया है इसका। एंड दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो आपको सेकंड आप समास याद करना है। समास में कौन कौन से आते हैं, इससे पहले समास के प्रकार आपको बताना है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं, अथवा जब सापेक्ष के लिए आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं, या उसे मेल को समास कहा जाता है। उसे समास के प्रकार की अगर बात करें यहाँ पर, तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। ये 6 समास है, आपको इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है यहाँ पर है, प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे 100% आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगा, पर लेकिन आपको लास्ट में बताया जाएगा PDF आपको कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखे थे यहाँ पर श्रीमान प्रचार महोदय एंड श्री शंकर हाई सेकेंडरी स्कूल सोनकंज, यहाँ पर सोनकंज लिखा हुआ है, बट आपको जो भी डालना है, आपके जिस स्कूल से आप फॉर्म फिलअप मतलब जो लिख रहे हैं एप्लीकेशन, उस स्कूल का नाम डाल देना है। XYZ कर सकते हैं या बस ही कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नाम लिखिए तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर तो आपका आ जाएगा दोहा और सोरठा में अंतर। ठीक है, दोहा और सोरठा छंद में आपको अंतर बताने हैं। यहाँ देखेंगे आप, हमने कितने अंतर दिए, 4 अंतर आपको बताए हैं, एक एक करके हम इसको देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट देखें तो दोहा के छंद, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, और जबकि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, पहला अंतर। इसके बाद दूसरा अंतर अगर देखें हम यहाँ पर, तो जो आप देखेंगे दोहा के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, और सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दोहा छंद के अंत में तुक मिलता है और सोरठा छंद के अंत में तुक नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चौथा है पॉइंट, सोरठा छंद दोहा छंद का ठीक विपरीत या उल्टा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अंतर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे आप तो यह है, छंद की परिभाषा लिखना है आपको और उसके प्रकार बताना है। ठीक है, तो जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो, या यति या गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए, उस छंद को कहा जाता है, उसे छंद कहा जाता है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, उसे छंद कहा जाता है। ये परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा के बाद अगर देखें इसके प्रकार, तो वर्णिक और मात्रिक छंद 2 प्रकार के छंद होते हैं, दोनों की यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक नीचे आता है गीतिका छंद। ठीक है, गीतिका छंद की यहाँ पर परिभाषा दी है, और इसे उदाहरण भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 100% आपको यहाँ पर 9th की आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो 100% आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कहानी के तत्व बताइए। ठीक है, कहानी के तत्व के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। कहानी के तत्व आपको सभी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर इसके देखें तो कहानी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है, तो हम बता देते हैं। कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मानभोग का प्रदर्शित करना ही लेखक का लक्ष्य होता है। यह कहानी की परिभाषा होती है। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ताकि आप
आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपको ये रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन निबंध की कौन सी रचनाकार है, उनके रचनाओं के नाम बताइए। तो आप देखेंगे निबंध की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, उनकी रचना कौन सी है, वो है अशोक के फूल, ठीक है। कहानी को उपन्यास प्रेमचंद। आपके जो एक क्वेश्चन आता है उसमें आपको लेखक परिचय और उनकी रचनाएं बताई जाती है, ठीक है। तो इतने जो लेखक हमने इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इन्हीं लेखक में से पूछा जाएगा, अदर लेखक नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र, इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, देखिए इनकी आत्मकथा है मेरी जीव गाथा, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे देखें रामनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री राम शर्मा, दक्षिण गंगा गोदावरी और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये इंपॉर्टेंट है, इतने याद कर लीजिए, इनमें से आ सकता है। और एक महादेवी वर्मा है, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो भी उनकी आप रचनाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर बताना है। इसमें हमने पूरा अंतर यहाँ पर अच्छी तरीके से बताएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, संस्मरण किसी घटना पर निर्धारित होता है, जो कि संस्मरण की अगर बात करें, संस्मरण घटना पर निर्धारित होता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर निर्धारित होता है। संस्मरण की श्रेणी वर्णनात्मक तथा विचारात्मक होती है, मतलब विवरणात्मक होती है। और रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, मतलब चित्र द्वारा रेखा चित्र को समझाया जाता है। इसमें अगर देखें, संस्मरण में विषय का आत्मीयतापूर्ण वर्णन रहता है। संस्मरण में विषय का आत्मीयतापूर्ण वर्णन रहता है और रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र का आत्मीय विश्लेषण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध रहता है और रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखें तो आत्मकथा अपने जीवन के ऊपर लिखी जाती है और जीवनी दूसरे के जीवन पर लिखी जाती है। इसमें रचनाकार अपने जीवन पर लिखता है, मतलब आत्मकथा रचनाकार अपने जीवन के बारे में लिखता है और जो जीवनी होती है इसमें रचनाकार अन्य व्यक्तियों के जीवन पर लिखता है। और आत्मकथा जीवन काल की घटना पर आधारित होती है, पर जीवनी जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का समावेश होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो अगला है आपको जीवनी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। जीवनी से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के जीवन वृतांत से है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो। जीवनी में लेखक अपने चरित्र नायक के जीवन वृतांत का वर्णन रोचक ढंग से करता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, रिपोर्टार्ज क्या है और इससे आपको क्या समझते हैं। तो रिपोर्टार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है सबसे पहले। इसके बाद अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका निकट संबंध रहने वाला है। रिपोर्ट समाचार पत्र के लिखी जाती है, जैसे उसमें साहित्यिक तत्व प्राय होते हैं, ठीक है। इसमें साहित्यिक तत्व प्राय नहीं होते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप ही रिपोर्टार्ज कहते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इतना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप ये है यहाँ तक लिख सकते हैं, बट अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बेसिकली आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, फुल नंबर चाहिए, तो पूरा इतना लिख दीजिएगा, तो आप पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। नेक्स्ट अगर देखें इसके बाद तो आपको मिल जाएगा रेखा चित्र किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शब्दों का कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी वस्तु अथवा घटना के बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप के चित्र का प्रस्तुतीकरण ही रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। रेखा चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी के यहाँ रेखा चित्र के बारे में बताया। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्त और मील के पत्थर, ये रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लिख सकते हैं, वो रचना आएगी जो लेखक परिचय में। अगर ये दोनों आते हैं तो इन दोनों को ये लिख सकते हैं, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आता है। देख सकते साइड में हमने स्टार भी लगाया हुआ है PDF में। स्टार आपको यहाँ ऊपर साइड में दिख रहा होगा, जिन बच्चों को दिखा उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं दिखा तो आप देख लीजिए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं अगर बात करें तो इस युग के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता रहती है। कवि रैदास, नानक आदि कवियों ने आध्यात्मिक और समाज सुधार प्रधान काव्य की रचना की है। तीसरा पॉइंट, ब्रज और अवधी भाषा
काव्य का माध्यम रही है। चौथा पॉइंट, गुरु की कृपा एवं मार्गदर्शन को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। ठीक है, भक्ति काल इस तरीके से समाप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कवि अगर देखें तो चंद्रवरदाई, जागनिक, दलपति विजय और नरपति नल्लाह। ठीक है, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमान रासो, बीलस देव रासो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रचनाएं अधिकतर आती है तो उनमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, अगर आपने काव्य में परिचय, साहित्य में स्थान वगैरह ये नहीं पता है आपको, तो आप हमें एक अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ बताएंगे जो आप कवि और लेखक दोनों में लगा दीजिएगा। आज फुल नंबर इसमें मिलेंगे। वीडियो में कमेंट कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो वीरगाथा काल की 4 प्रमुख विशेषता पूछी जाती है। हमने यहाँ पर 5 से 6 है तो इनको याद कर लीजिए। पहली अगर हम देखें तो कवि, पहले पॉइंट है, कवि अपने आश्रयदाताओं के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन ओजमय भाषा में करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इस काल में रसों ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें युद्ध का सजीव चित्रण है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, इस काल के कवियों में इतिहास व कल्पना का मणिकाचन सहयोग है। काव्य भाषा डिंगल, वीरगाथा काल में काव्य भाषा डिंगल है, राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण किया गया है। इस काल के प्रमुख छंद दोहा, छप्पय, अल्लाह आदि है, ओला आदि है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वीरगाथा काल समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट इस वीडियो का रहने वाला है, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने वीरगाथा काल की यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमुख विशेषताएं बताई है और इसके बाद हमने इसका नाम, वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नामकरण के बारे में हम देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। अगर इसमें देखें तो यह हिंदी साहित्य के आरंभ का काल माना जाता है। ठीक है, आरंभ का काल है। इस काल के कवि प्रधानत सिद्ध योगी है, जन कवि आदि थे जो धर्म प्रचार रचनाएं किया करते थे। ठीक है, कुछ कवि राजाओं के दरबार में रहकर प्रेम, युद्ध और प्रशासन रचनाएं लिखते थे। इस कारण काल को वीरगाथा काल कहा गया क्योंकि इस काल में युद्धों के बारे में विवरण किया गया है, प्रेम, युद्ध और प्रशासन के बारे में भी विवरण किया गया है। तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है राजाओं के बारे में लिखा है तो वहाँ वीरता का अनुभव हुआ जाता है, इसलिए यहाँ पर वीरगाथा काल का नाम पड़ा है। और इस काल में जो है कवि के बारे में याद रखना है, इसमें जो है जन कवि आदि थे, मतलब इस काल के प्रधानत सिद्ध योगी जन कवि आदि थे। कवि आदि यहाँ पर इस काल के कवि प्रधानत हैं। ठीक है, इसलिए इसको वीरगाथा काल माना गया है। एंड ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मिलते हैं इसी तरह की एक न्यू वीडियो के साथ जो कि आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलती रहेगी। अगर इस सब्जेक्ट से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताएंगे और समझाएंगे किस तरीके से आपको लिखना है और क्या रहने वाला है। ठीक है, तो काव्य में भाषा और साहित्य में स्थान अगर आपको पास नहीं है तो जल्दी से हमारे वीडियो में कमेंट करें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।